गांव में रामदास नाम का एक भोला भाला व सीधा साधा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वे बहुत ही ईमानदार, परिश्रमी और दयालु था। एक दिन वे अपने खेतों में खड़ा होकर सोचने लगा, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अब मेरे बाल बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते थे और फसल की उचित कीमत नहीं देते थे। यही कारण था कि वे फटे हाल रहता था। रामदास जब अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचा तो कुछ व्यापारी उसे कहने लगे, सुनो रामदास, तुम्हारी फसल केवल देखने में ही अच्छी है, लेकिन इसमें कीड़े लगे हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं 20 रुपए दे सकता हूँ। बोलो मंजूर है? मंजूर है लाला जी, आप भला झूठ क्यों बोलेंगे? घर लौटने पर जब उसने वे 20 रुपए अपनी पत्नी के हाथ में थमाए तो वो कहने लगी, बस 20 रुपए? इन 20 रुपयों से खर्च कितने दिन चलेगा जी? अरे भाग्यवान, फसल देखने में ही अच्छी और बहुत अधिक थी, लेकिन उसमें कीड़े लग चुके थे। भला हो सेठ धर्मचंद का जो उन्होंने 20 रुपए दे दिए, वरना और कोई तो 5 रुपए भी नहीं देता। बड़ी मुश्किल से वे अपने परिवार की गुजर बसर कर पाता था, लेकिन उसे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं रहती थी। एक बार नवरात्रि के दिनों में रामदास दुर्गा माँ के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। इससे पहले उसने दुर्गा माता की ऐसी मूर्ति कभी नहीं देखी थी। दुर्गा माता की सुंदर मूर्ति और 10 भुजाएं देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठा। उसने पहले माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर भोलेपन से कहा, हे माँ दुर्गा, तुम्हारे तो 10 हाथ हैं और 10 हाथों में कोई न कोई हथियार है। यह तो बताओ कि यदि तुम्हें जुकाम हो जाए और नाक बहने लगे तो तुम पहुँचोगी कैसे? दुर्गा माँ रामदास के भोलेपन पर प्रसन्न हो तुरंत साक्षात रूप में उसके सामने प्रकट हो गई और मुस्कुराकर बोली, सुनो रामदास, तब मैं एक हाथ का हथियार धरती पर रख दूंगी और नाक पोंछ लूंगी। माँ का जवाब सुनकर वह सोचने लगा, अरे दुर्गा माँ तो बहुत चतुर हैं, कितनी आसानी से मेरे एक प्रश्न को हल कर दिया। कुछ सोचकर रामदास ने दूसरा सवाल किया, माँ तुम्हारे आगे तो इतने सारे फल और मिठाइयाँ पड़ी हैं, क्या ये सब तुम ही खाओगी? माँ कहती है, मैं तो केवल अपने भक्तों की श्रद्धा देखकर ही खुश हो जाती हूँ। मैं इन फलों को केवल हाथ लगाती हूँ, इन्हें मेरे भक्त लोग ही खाते हैं। क्या तुम भी फल और मिठाइयाँ खाओगे? रामदास के मुंह से लार टपकने लगी। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा, तो दो ना माँ, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें परोसती हूँ। दुर्गा माँ ने अपने हाथों से रामदास को भरपेट मिठाइयाँ और फल खिलाए। जब उसका पेट भर गया तो वे कहने लगा, बस माँ और नहीं, वरना मेरा पेट फट जाएगा। इतना तो मैंने आज तक नहीं खाया जितना आपने आज खिला दिया। फिर रामदास जाने को हुआ तो दुर्गा माँ ममता भरे स्वर में बोली, बेटा रामदास, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांग लो। रामदास उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह माँ दुर्गा से क्या मांगे, क्योंकि उसके अनुसार तो उसे किसी चीज का भी अभाव नहीं था। भरपेट सत्तू और मांड भात मिल ही जाता था, चिंता किस बात की थी? हाँ बेटा, कुछ भी मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। क्या वर मांगू माँ से? जिंदगी तो कट ही रही है आराम से। जब सीधे साधे रामदास की समझ में काफी सोच विचार करने के बाद भी कुछ नहीं आया तो वह भोलेपन से बोला, माँ मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि तुमसे क्या वर मांगूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी पत्नी से पूछकर कल मैं तुमसे वर मांग लूं? हाँ, क्यों नहीं, हो सकता है। जाओ अपनी पत्नी से विचार विमर्श करके जो वर चाहिए कल मुझे इसी समय आकर बता देना। ठीक है माँ, तो फिर मैं अब चलता हूँ। और दुर्गा माँ से विदा लेकर रामदास यह सोचते हुए तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा।
कि जब उसकी पत्नी पार्वती यह बात सुनेगी तो खुशी से झूम उठेगी। वे समझदार है, हो सकता है वही कोई अच्छा सा वर मांगने के लिए सुझाव दे दे। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाते हुए कहा, भाग्यवान, दुर्गा माँ मुझ पर प्रसन्न है। वे मुझे वर देना चाहती हैं। अब तुम ही बताओ कि मैं उनसे क्या वर मांगूं। यह सुनकर पार्वती बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, थोड़ा ठहरो, मैं सोचकर बताती हूँ। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वे कहने लगी, एजी सुनो, मैंने सोच लिया है। दुख भोगते भोगते हम परेशान हो गए हैं, इसलिए माँ से धन मांग लेना ताकि आराम से गुजर बसर हो सके। धन? लेकिन धन मांगकर क्या होगा? घर तो आराम से चल रहा है। देखो ना, सत्तू और मांड भात खाकर मैं कितना मोटा तगड़ा हो गया हूँ। पार्वती अपने पति के भोलेपन पर अपना माथा पीटती हुई जल्लाए स्वर में बोली, आपकी इस मूर्खता के कारण ही तो हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं, वरना जितना परिश्रम आप करते हैं और अन्न उपजाते हैं उससे तो हमारे दिन बड़े आराम से कट रहे होते। अब भी अवसर है, माँ से कल धन ही मांगना, वरना निर्धनता के कारण जीवन भर पछताओगे। अच्छा भाग्यवान, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूँगा। जाओ, अब जाकर सो जाओ। दूसरे दिन वह निश्चित समय पर मंदिर में जा पहुँचा। उसे देखते ही दुर्गा माँ पुनः प्रकट हुई। उसने माँ को प्रणाम किया। माँ ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, दीर्घायु हो बेटा। तुमने अपनी पत्नी से विचार विमर्श तो कर ही लिया होगा। कहो, क्या वर मांगना चाहते हो? लेकिन भोला भाला रामदास रात बीतने और मंदिर तक पहुँचने के बीच अपनी पत्नी की बात भूल चुका था। वर मांगने की बात सुनते ही वह अपनी खोपड़ी खुजलाकर सोचने लगा, क्या वर मांगने के लिए कहा था पार्वती ने? मैं तो भूल ही गया। उसे सोच में डूबा देखकर दुर्गा माँ कहने लगी, किस सोच में डूब गए रामदास? जब काफी सोच विचार करने के बाद भी उसे याद नहीं आया कि उसकी पत्नी ने उसे क्या वर मांगने के लिए कहा था, तो वे लज्जित हो उठा और कहने लगा, हे माँ दुर्गा, मैं बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे चालाक बना दो। अच्छी बात है, तुम चालाक हो जाओगे, पर क्या अपने लिए धन नहीं लोगे? धन का नाम सुनते ही रामदास चौंक कर उछल पड़ा और कहने लगा, माता रानी, मैं धन ही तो लेने आया था, पर यहाँ आते आते भूल गया। अब क्या करूँ? दुर्गा माँ कहती है, तुम सचमुच बहुत ही भोले हो। जाओ, मैं बुद्धि के साथ साथ तुम्हें धन भी देती हूँ। दुर्गा माँ को धन्यवाद करके रामदास खुशी खुशी घर वापस लौट आया। उस साल रामदास के खेतों में खूब उपज हुई थी। वे अपनी फसल को देखकर खुश होते हुए कहने लगा, आहा, इस बार तो बहुत अच्छी उपज हुई है। अब हमारे पास धन की कमी नहीं रहेगी। नियत समय पर फसल की कटाई व सफाई करने के पश्चात रामदास अनाज को बैलगाड़ी में लादकर मंडी जा पहुंचा। उसे देखकर व्यापारी आपस में कहने लगे, अरे वह देखो, मूर्ख रामदास अपना अनाज लेकर आ पहुंचा है। चलो सस्ते में सौदा करते हैं, लाभ आपस में बांट लेंगे। ठीक है, चलो। रामदास के सीधे और भोलेपन का फायदा उठाने के लिए तुरंत पहले की तरह बहुत से व्यापारियों ने उसे घेर लिया और कहने लगे, अरे आओ भाई रामदास, क्या लोगे इस अनाज का? दूसरा व्यापारी बोला, अरे भाई, मैं तो इसे ना खरीदूंगा, इसके दानों में कुछ जान नहीं है। तीसरा व्यापारी बोला, हाँ भाई, पहले की तरह इसमें भी कीड़े लगे हुए हैं। किंतु दुर्गा माँ के वरदान से रामदास अब पहले जैसा मूर्ख नहीं रह गया था। अतः व्यापारियों की चालाकी भांपते उसे देर नहीं लगी और वो कहने लगा, ठहरिए सेठ जी, मेरे अनाज का सौदा हो चुका है पूरे 450 रुपए में। हाँ, यदि आप में से कोई 500 रुपए दे तो मैं इसे बेच सकता हूँ। वैसे ये पूरा अनाज 600 रुपए का है, सोच लीजिए।
रामदास का जवाब सुनकर सभी सोच में पड़ गए। रामदास का कहना ठीक ही था। वह पूरा अनाज 600 रुपए से भी ऊपर का था। अपनी दाल ना गलते देखकर और रामदास का सबसे उत्तम किस्म का अनाज जानकर मजबूरन एक व्यापारी ने उसे उचित दाम देकर सारा अनाज खरीदते हुए कहा, लो भाई, संभालो 500 रुपए और सारा अनाज मेरा हुआ। धन्यवाद सेठ जी। और इस तरह रामदास ने कुछ ही वर्षों में अपनी बुद्धिमानी से ढेर सारा धन इकट्ठा कर लिया। कुछ धन लगाकर उसने एक अच्छा सा घर भी बनवा लिया। फिर रामदास और उसके परिवार की जिंदगी आराम से कटने लगी। अब उसे किसी चीज का अभाव नहीं था, लेकिन रामदास पहले की ही तरह अब भी नेक, मेहनती और दयालु था। रामदास के बढ़ते हुए धन पर गांव के 4 चोरों की नजर पड़ गई और वे उसके धन को उड़ाने की योजना बनाते हुए कहने लगे, सुनो भाइयों, रामदास ने अपनी तिजोरी में खूब सारा धन जमा कर रखा है। यदि वह सारा धन हमारे हाथ लग जाए तो सारा जीवन आराम से कट जाएगा। दूसरा चोर बोला, अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है। हाँ हाँ, हम भी तैयार हैं। तो ठीक है, आज रात को ही हम उसकी तिजोरी पर हाथ साफ करने की कोशिश करेंगे। तब तक चलो खा पी कर मजे करते हैं। और उसी रात चारों चोर रामदास के घर पहुँचे और चुपचाप सेंध लगाने लगे। सेंध लगाकर जब वे घर के भीतर पहुँचे, रामदास उन्हें अपनी तिजोरी के पास ही चारपाई पर सोता दिखाई दिया। उसे तिजोरी के पास सोता हुआ देखकर चोर धीरे से कहने लगे, अरे यह तो यहीं पर सोया हुआ है। यदि हमने तिजोरी तोड़ने की कोशिश की तो ये जाग जाएगा। हाँ, चलो लौट चलें, फिर कभी मौका देखेंगे। वे जिस खामोशी से आए थे उसी खामोशी से वापस लौट पड़े। परंतु जब वे उस कमरे से गुजर रहे थे जहाँ अनाज से भरी बोरियां रखी थी, तो वे उन बोरियों को देखकर कहने लगे, क्या विचार है दोस्तों, क्यों ना आज इन्हीं से काम चलाया जाए। ठीक कहते हो, खाली हाथ लौटने से तो यही अच्छा है। तभी उनका एक साथी कुछ सोचते हुए बोल उठा, लेकिन भाइयों, यह तो सोच लो कि इन बड़ी बड़ी भारी बोरियों को रखेंगे कहाँ। यदि रामदास ने पूरे गांव की तलाशी ली तो। अरे यार, तुम तो पूरे बेवकूफ हो। भला बोरियों को घर में रखने की क्या जरूरत है, सीधे बाजार चलेंगे और बेच देंगे। हाँ, यह विचार तो अच्छा है। तो फिर चलो उठाओ सब एक एक बोरी, कम से कम कुछ दिन तो मौज से कट ही जाएंगे। फिर उन चारों चोरों ने एक एक बोरी अपने अपने सिर पर रखी और बाजार की तरफ चल पड़े। लेकिन वे चारों चोर इस बात से बेखबर थे कि रामदास उन्हें सेंध लगाकर घर के भीतर घुसते और अनाज की बोरियां ले जाते देख चुका था और इस समय चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। उनका पीछा करते करते रामदास सोचने लगा, ये चोर अवश्य ही अनाज को बाजार में बेचने के लिए ले जा रहे हैं, घर में रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। चलो यह भी अच्छा है, इन्हें मजा चखाने में मुश्किल नहीं होगी। बाजार पहुँचते पहुँचते सुबह होने लगी थी, अतः बाजार में चहल पहल से होने लगी थी। फिर जब रामदास ने देखा कि चारों चोर एक दुकान के सामने पहुंच चुके हैं और अनाज का मोल भाव करने ही वाले हैं, तो वे वहीं से चिल्ला उठा, अरे भाइयों, कहाँ तक ढोकर ले जाओगे, थक गए होंगे, बस यहीं पर बोरियां रख दो और जाओ। चोरों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। अरे बाप रे, मारे गए, यह कमबख्त यहाँ कहाँ से आ गया। दूसरे ही पल उन्होंने अनाज की बोरियां वहीं पटकी और भाग खड़े हुए। उन्हें भागता हुआ देखकर रामदास सोचने लगा, बेचारे घर तक पहुँचते पहुँचते तो अधमरे हो जाएंगे। चोरों के नजरों से ओझल हो जाने के बाद रामदास ने उसी दुकानदार को उचित दाम पर चारों अनाज की बोरियां बेच दी। रामदास रुपए लेकर खुशी खुशी घर वापस लौट आया। इस हार से चोर बुरी तरह चिढ़कर आपस में कहने लगे,
उफ, कम वक्त ने हमारी पूरी रात काली करवा दी। दूसरा चोर बोला, मेरा तो जी चाहता है कि अभी जाकर उसकी गर्दन मरोड़ दूं। बोरे ढोने से अभी तक मेरी पीठ दर्द कर रही है। तीसरा चोर बोला, चिंता मत करो, इस बार वे हमारे हाथों से बर्बाद होने से नहीं बचेगा। और फिर वो चारों चोर रामदास को बर्बाद करने की योजना बनाने लगे। कुछ ही दिनों के बाद वे चारों चोर फिर सेंध लगाने के लिए रामदास के घर पहुँचे। घर में घुसने से पहले वे आपस में कहने लगे, ध्यान रखना, इस बार हमें खाली हाथ नहीं लौटना है। आज हम उसे कंगाल करके ही छोड़ेंगे। लेकिन चोरों के सेंध लगाने की आवाज से एक कमरे में सोए रामदास की आंख अब की बार फिर खुल गई और वे सोचने लगा, ओह, ये आवाज कैसी है, देखना चाहिए। खिड़की से बाहर झांकते ही उसका माथा ठनका। ओह, ये तो वही चोर मालूम पड़ते हैं। अच्छा, फिर चोरी के इरादे से आए हैं। ठीक है, इस बार मैं इन्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। उसने तुरंत अपनी पत्नी को जगाया और जल्दी जल्दी उसे कुछ समझाने लगा। फिर बोला, भाग्यवान, सब कुछ अच्छी तरह समझ गई ना? हाँ जी, अब तुम चिंता मत करो और लेट जाओ। उसके बाद दोनों सोने का बहाना करके चारपाई पर लेट गए। चारों चोर घर में घुसकर उस कमरे में पहुँचे जहाँ रामदास और उसकी पत्नी सोए हुए थे। उन्हें सोया हुआ देखकर चोर आपस में कहने लगे, शुक्र है गहरी नींद में सोए हैं, और यह भी हमारे लिए अच्छा है कि वे आज तिजोरी वाले कमरे में नहीं सोए हैं। दूसरा चोर बोला, चुप रहो, हमें आहिस्ता से इस कमरे से होकर तिजोरी वाले कमरे में पहुंचना है। लेकिन चारों चोर ने जैसे ही वहां से होकर दूसरे कमरे में जाने के लिए उस कमरे के भीतर कदम रखा, रामदास की पत्नी चीखते हुए उठ गई और कहने लगी, ए जी, उठो, जल्दी उठो। उसकी आवाज सुनते ही चारों चोर घबराकर तेजी से दरवाजे की ओट में जा छिपे। रामदास भी आंखें मलता हुआ उठ बैठा, मानो वास्तव में पत्नी के जगाने पर ही वह जागा हो। क्या हुआ भाग्यवान, कितना सुंदर सपना देख रहा था, तुमने सब चौपट कर दिया। अजी, अभी चौपट हुआ नहीं, लेकिन हो जरूर जाएगा यदि मेरा भयानक सपना सच हो गया तो। भयानक सपना? कैसा भयानक सपना? अजी, मैंने अपने सपने में देखा कि कुछ चोर हमारा सारा धन चुरा कर ले गए हैं और हम बर्बाद हो गए हैं। जल्दी से तिजोरी से सारा धन निकाल कर कहीं और छिपा दो, कहीं वास्तव में चोर आ टपके तो। सुनकर रामदास हंसता हुआ बोला, अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही इसी डर से तिजोरी से सारा धन जेवर निकाल कर बगीचे के कुएं में छिपाकर रख दिए हैं। अब चोर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुनकर पत्नी प्रसन्न हो उठी और कहने लगी, वाह जी वाह, आप तो वास्तव में बहुत चालाक हो गए हैं। चोरों ने यदि तिजोरी पर हाथ साफ करना चाहा भी तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ, अब चलो सो जाओ, कहीं चोरों ने हमारी बात सुन ली तो गजब हो जाएगा। उसके बाद वे दोनों पुनः अपनी अपनी चारपाइयों पर लेट गए। दरवाजे के पीछे खड़े उनकी बात सुन रहे चारों चोरों की खुशी का ठिकाना ना रहा और वो कहने लगे, चलो, यह भी अच्छा हुआ, अब हमें तिजोरी तोड़ने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। चलो कुएं पर चलते हैं। हाँ चलो, कमबख्त बहुत चालाक बनता है, सुबह उठने पर पता चलेगा उसे कि हम भी कुछ कम नहीं हैं। फिर वे चुपके चुपके घर के बाहर निकले और पीछे बगीचे में मौजूद कुएं के पास पहुंच गए। कुएं में रस्सी लटकाकर वे चारों चोर एक एक करके नीचे उतरने लगे। लेकिन उन चोरों को क्या मालूम था कि उस सूखे कुएं में असंख्य मधुमक्खियों ने अपना घर बना रखा था और रामदास ने जानबूझकर मजा चखाने के लिए ही उन्हें वहां भेजा था। जैसे वे कुएं के अंदर पहुँचे, अपनी शांति भंग होते देख बड़ी बड़ी मधुमक्खियां सैकड़ों की संख्या में उनसे लिपटी और उन्हें काटने लगी। चारों चोर चिल्लाते हुए कहने लगे, हाय, मर गए रे,
बड़ी मुश्किल से वे चारों चोर कुएं से बाहर निकलने में सफल हो पाए, लेकिन तब तक मधुमक्खियों ने काट काट कर उनका बुरा हाल कर दिया था। वे चोर कहने लगे, उस रामदास ने तो हमें मरवाने में आज कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खूब मूर्ख बनाया उसने आज हमें, लेकिन जल्दी हम उससे बदला लेकर रहेंगे। उसके बाद उन्होंने चुपचाप सिसकते कर्राते अपने अपने घर की राह ली और उन्हें जाते देखकर रामदास और उसकी पत्नी ने निश्चिंतता की सांस ली। रामदास कहने लगा, चलो अब आराम से चलकर सोएं। कुछ दिनों तक तो अब वे हमारे घर का रुख नहीं करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद जब चोरों की हालत कुछ ठीक हुई तो एक रात वे फिर रामदास से अपनी पिछली दोनों असफलताओं का बदला लेने उसके घर पहुंच गए। इस बार वे अपने साथ घातक हथियार भी लेकर आए थे। घर में घुसने से पहले वे आपस में कहने लगे, सुनो, यदि इस बार रामदास ने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसे खत्म करने में जरा भी नहीं हिचकिचाना। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन रामदास उस समय अपने घर की छत पर था और उसकी दृष्टि उन चोरों पर पड़ चुकी थी। वे सोचने लगा, अच्छा ये चोर फिर से आ धमके, लेकिन इस बार इनके इरादे भयानक नजर आते हैं। फिर वे जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरते हुए सोचने लगा, यदि इस समय मैंने पड़ोसियों को आवाज लगाने की कोशिश की तो हो सकता है उनके आने से पहले ही ये हमें क्रोध में मार डालें। मुझे होशियारी से काम लेना होगा। नीचे पहुंचकर रामदास ने गहरी नींद में सोई अपनी पत्नी को जगाया। उसकी पत्नी कहने लगी, क्या बात है, क्यों नींद खराब कर दी मेरी? रामदास कहने लगा, एक चिंता के मारे मुझे नींद नहीं आ रही। एक बात बताओ। उधर चारों चोर जो तिजोरी वाले कमरे की ओर बढ़ रहे थे, उनके कमरे से आती बातचीत की आवाज सुनकर ठिठक गए और उनकी बातचीत सुनने लगे। रामदास कहता है, अगर तुझे लड़का होगा तो उसका नाम क्या रखेगी? इधर रामदास के बेतुके प्रश्न को सुनकर नींद की मारी पत्नी झल्लाकर बोली, उसका नाम मैं तुम्हारा सिर रखूंगी, लेकिन मैंने तो उसका नाम मानसिंह रखना सोचा है। बेचारी पत्नी कुछ भी ना समझी ही बोली, ठीक है, मानसिंह ही रख लेना, अब सो जाओ। सो कैसे भाग्यवान, अभी तो मैंने दूसरे लड़के का नाम भी सोचना है। अच्छा तुम ही बताओ कि दूसरे लड़के का क्या नाम रखोगी? पत्नी फिर चिल्लाकर बोली, उसका नाम चोर रख लेना। वाह, क्या नाम सुझाया है। पहले का नाम मानसिंह और दूसरे का नाम चोर। भाग्यवान, तुम कितनी समझदार हो गई हो। फिर रामदास प्रसन्नता भरे स्वर में आगे बोला, अच्छा एक बात और बताओ, यदि किसी समय वे दोनों बाहर चले जाएं और चोर घर में घुस आएं, तब हम क्या करेंगे? पत्नी बोली, तब तुम दौड़कर उन्हें बुला लाना। गलत, भला उनके आने से पहले तक चोर हमें मार न डालेंगे। मैं तो यहीं से इस तरह चिल्ला चिल्ला कर पुकारूंगा। और रामदास जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानसिंह रे चोर रे, जल्दी आओ रे, मानसिंह रे चोर रे, जल्दी आओ रे। रामदास के घर के पड़ोस में मानसिंह नाम का एक पहलवान रहता था। रामदास की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। जब उसने ये सुना कि रामदास बोल रहा है, मानसिंह रे चोर रे, जल्दी आओ रे, उसे समझ में आ गया कि उसके घर में चोर घुस आए हैं। आनन फानन में मानसिंह ने बहुत से लोगों को इकट्ठा किया और सभी लाठियां आदि लेकर रामदास के घर की ओर दौड़ पड़े। इधर रामदास गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता ही जा रहा था। उसकी पत्नी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए वह उसे चुप कराते हुए कहने लगी, अब गला फाड़ते ही रहोगे या चुप भी होगे? तुम्हारी चीख पुकार सुनकर सारे पड़ोसी इकट्ठे हो जाएंगे। हे भगवान, आखिर हो क्या गया है तुम्हें? पहले तो चोरों की समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन रामदास की पत्नी की बात सुनकर वे बुरी तरह चौंक उठे। एक चोर बोला,
भैया, रामदास की पत्नी ठीक कह रही है। यदि ये पागल इसी तरह चीखता रहा तो सचमुच लोग यहाँ आ पहुँचेंगे और हमें घेर लिया जाएगा। तुम ठीक कहते हो, चलो पहले इसी का मुंह बंद करते हैं। लेकिन तब तक रामदास का मुंह बंद करने में चोरों को बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तभी मान सिंह और बहुत से लोग वहां आ पहुंचे थे और कहने लगे, वे रहे चोर, मारो इन्हें। और इससे पहले कि वे चारों चोर संभल पाते, भीड़ उन पर टूट पड़ी और सब लोगों ने मार मार कर उनकी खूब पिटाई की और उनकी बुरी हालत हो गई। इस तरह रामदास की चालाकी से न केवल चारों चोर पकड़े गए, बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। जब गांव वालों को रामदास ने उन चारों चोरों की पूरी कहानी सुनाई तो सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए और उसकी बुद्धिमानी और चालाकी की प्रशंसा करने लगे। जवाब नहीं तुम्हारा रामदास, बेशक पूरे गांव में तुम्हारे जैसा चालाक कोई नहीं। अब बेचारे चोर डाकू तुम्हारे घर तो क्या, फिर कभी इस गांव का रुख भी नहीं करेंगे। समय बीतने के साथ साथ एक दिन रामदास अपने गांव का ही नहीं बल्कि पूरे जिले का सबसे धनवान और बुद्धिमान व्यक्ति बन गया था और अपने परिवार के साथ आराम से जीवन निर्वाह करने लगा था। लेकिन तब भी वह परिश्रमी, ईमानदार, नेक और दयालु था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात उन दिनों की है जब गोनू झा राज दरबार में नियुक्त नहीं हुए थे। तब वे गांव में खेती बाड़ी करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। वे अपनी बुद्धि के प्रयोग से ही सारा काम करते थे। जैसे तैसे गृहस्थी का पालन पोषण होता था। उनके गांव में भी हिरन और फिरन नाम के दो ठग थे। वे दोनों अधिक मशहूर तो नहीं थे, पर दांव पड़ने पर वे किसी को भी चूना लगा देते थे। अधिकतर लोग तो उनसे बात करने से भी परहेज रखते थे, पर कई बार कोई न कोई फंस ही जाता था। एक बार गोनू झा को कुछ पैसे की आवश्यकता हुई तो वे घर से धान लेकर बाजार गए। धान बेचकर उन्हें 120 रुपए मिले। उन्हें 100 रुपए की आवश्यकता थी तो 20 रुपए उन्होंने खर्च कर लेने का विचार किया। सब जानते हैं कि गोनू झा मिठाई के कितने शौकीन थे। जब वे मिठाई खाते तो भर पेट खाते थे। आज भी उन्होंने इसी विचार से 3 सेर मिठाई तौल कर ले ली। अभी वे मुड़े ही थे कि सामने हिरन फिरन खड़े थे। दोनों ने कहा, प्रणाम पंडित जी, आज तो पैसे का सहारा लगता है तो सही, धान बेचकर आया हूँ। अच्छा, गांव जा रहे हैं? हम बैलगाड़ी से आए हैं। आप भी हमारे साथ बैठकर गांव चलें। रास्ते में बातें करते चलेंगे और मिठाई भी खा लेंगे। मिठाई तो खा लेना, पर यह तो बताओ कि तुम दोनों बैलगाड़ी लेकर बाजार में क्यों आए थे? हिरन ने कहा, अब आपसे क्या छुपाना पंडित जी, रात भर खेतों से धान की बालें बिन बिन कर 2 महीने में 2 बोरी धान इकट्ठे किए थे। आज उन्हें बेचकर आ रहे हैं। अच्छा, चलो तो अब चलते हैं। तीनों जने बैलगाड़ी में बैठ गए। गोनू झा खुले दिल के आदमी थे। मिठाई खोल कर रख दी तो हिरन फिरन जुट गए। गोनू झा ने भी अपना सारा अनुभव झोंक दिया कि ज्यादा से ज्यादा मिठाई खा सकें। मिठाई खत्म हुई तो बैलगाड़ी चल पड़ी। पंडित जी, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। कोई ऐसा काम बताएं जिससे हम दोनों भी चैन से गुजर कर सकें। भाई, परिश्रम से कमाया धन ही अधिक चैन देता है। अब परिश्रम तो हमसे कहाँ होता है पंडित जी, हम ठहरे उड़ाई गिरे।
तो फिर भैया चैन की बातें क्यों करते हो? जैसी कट रही है कटने दो। फिरन बोला, पंडित जी मुझे तो एक बात सूझ रही है। तो कहो फिरन, क्या कहना चाहते हो? देखिए अभी गांव तो हमारा दूर है, बैल भी बेचारे सुबह से भूखे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं, रास्ता लंबा हो जाएगा। अब इस तरह तो समय कटेगा नहीं। क्यों ना हम समय बिताने के लिए कुछ गप हाँक लें। गप हाँकने में तो गोनू झा बड़े ही माहिर थे। ठीक है भाई, मुझे क्या परेशानी हो सकती है? तो शुरुआत हिरन ही करेगा। वो तो ठीक है, पर खाली गप हाँकने से भी तो कोई लाभ नहीं। क्यों ना हम कोई शर्त रख लें? गोनू झा ने प्रस्ताव रखा। शर्त? पंडित जी आपसे शर्त रखने में हमें भय लगता है। भय कैसा? पहले शर्त तो सुन लो। यदि भयभीत करने वाली शर्त हो तो मत रखना, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ही है। ठीक है तो सुनाइए अपनी शर्त। देखो हम गप्पे सुनाएंगे, जैसे कि तुम जानते ही हो कि गप तो गप होती है, सच से उसका कोई लेना देना नहीं होता। पर हम में से कोई एक दूसरे की गप को झूठी नहीं बताएगा। जो ऐसा करेगा उसे 100 रुपया हर्जाना देना होगा। दोनों ने विचार किया कि इस शर्त में तो कोई हानि नहीं है। उन्हें क्या जरूरत है गोनू झा की गप को झूठी बताने की। ठीक है पंडित जी, हमें मंजूर है। तो फिर शुरू करो फिरन। फिरन ने कुछ देर सोचा, अपनी गप तैयार कर ली। सुनो जी, बात उन दिनों की है जब मेरे परदादा होते थे। कहते हैं कि मेरे परदादा के पास इतनी बड़ी चारपाई थी कि उस पर सारा गांव चैन से सो सकता था। गांव में जितनी भी बारातें आती थी, मेरे दादा की अकेली चारपाई पर ही सो जाती थी। गोनू झा ने कहा, भाई यह तो मैंने भी सुना था। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि उस चारपाई को बुनने में 10 मन रस्सी लगती थी। और मैंने यह भी सुना था कि फिरन के परदादा की चारपाई को बुनने वाले मेरे परदादा थे। हिरन ने भी गप की पुष्टि करते हुए कहा, और वह 20 दिन में उस चारपाई को बुन देते थे। फिरन की गप तो खत्म हो गई, उसकी पुष्टि भी हो गई। दोनों श्रोता में से किसी ने भी उसे झूठी नहीं कहा था। अब हिरन की बारी थी। गोनू झा ने कहा, अब तुम बोलो हिरन भाई। मैं भी अपने परदादा के बारे में ही गप हाँकूंगा। हिरन ने कहा, बात तब की है जब सूत काटा जाता था। मेरे परदादा ने एक रात में 22 मन सूत काट कर उसका एक कंबल बुना था, और जब सर्दियाँ आई तो फिरन के परदादा की चारपाई पर सारा गांव उसी कंबल में ढककर सोता था। गोनू झा ने कहा, बिल्कुल ठीक। मेरे परदादा बताते थे कि उस कंबल का कुछ हिस्सा फिर भी बाकी बच जाता था, तो उसमें पशु बांधकर ढक दिए जाते थे। 11 भैंसे तो हमारी ही बनती थी। फिरन ने भी पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, बताया जाता है कि उस कंबल में इतनी गर्मी लगती थी कि एक बार मेरे परदादा की जेब में रखी भांग की चिलम सुलग गई थी। उस दिन बड़ी मुश्किल से जान बची थी सबकी। हिरन की गप भी पुष्टि के साथ समाप्त हो गई। अब आपकी बारी है पंडित जी। सुनो भाई, बात मैं भी परदादा की ही कहूँगा। इतना तो तुमने सुना ही होगा कि मेरे परदादा एक बहुत लंबे चौड़े आदमी थे। दोनों ने हामी भरते हुए कहा, सुना है, क्यों नहीं सुना है, हमारे बुजुर्ग बताते थे। पर यह तो नहीं पता होगा कि वे थे कितने लंबे चौड़े। वह एक डग में भरौरा से मिथिला पहुंच जाते थे। घर बैठे हाथ बढ़ाकर जंगल से लकड़ियां तोड़ते रहते थे। फिरन के दादा की चारपाई की रस्सी को उन्होंने
2 बार में नाप दिया था। हिरन के परदादा के कंबल को वही धूप में उठाकर सुखाते थे और तय करके रखते थे। हाँ जी, बात बिल्कुल सत्य है। तो यह भी सत्य है कि उनकी खोपड़ी का आकार 20 बीघा खेत के बराबर था, जिस पर एक भी बाल नहीं उगता था। दोनों ने फिर पुष्टि की, हाँ, यह भी हमने सुना है। तो भैया, फिर तो यह भी सुना होगा, जब भीषण अकाल पड़ा था और खाने के लाले पड़ गए थे, तब मेरे दादा कलकत्ते के नवाब के यहाँ से 50 मन धान उधार लेकर आए थे, अपने सिर पर रखकर। तब वह धान गांव के लोगों में इस शर्त पर बांटा गया कि सब लोग समय पर नवाब के धान को वापस चुकाएंगे। गोनू चा ने पूछा, बताओ, यही बात थी ना? बिल्कुल सही, यही तय हुआ था। सबके घर नवाब का धान गया। 2-2 मन धान सबने लिए। तुम्हारे परदादा ने तो कंबल पर सुखाया था, बताया होगा तुम्हें। बताया था, आज तक याद है। पर तेरे परदादा ने चारपाई के नीचे आधी धूप आधी छांव में सुखाया था। हाँ भाई, दादाजी ने बताया था। बहुत कठिन दिन थे वो। सारे गांव में समय पर वर्षा होने पर फसल काटी और नवाब के धान वापस कर दिए। पर तुम दोनों के परदादा उसी साल स्वर्ग से धार गए। तब से वह धान किसी ने लौटाया ही नहीं। मेरे दादा ने अपनी फसल में से वह कर चुकाया। आज तक तुम्हारी 3 पीढ़ियों में से किसी माई के लाल का कलेजा ना हुआ कि वह कर चुका दें। और यही कारण है कि तुम लोग दाने दाने के मोहताज हो। अभी भी समय है, कर चुका दो, शायद तुम दोनों के दिन बहुर जाएं। गोनू चा ने चेतावनी देते हुए कहा। यह सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए। गोनू चा ने उनकी 3 पीढ़ियों पर आरोप लगा दिया था। दोनों ने प्रतिवाद किया, यह सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। गोनू चा बोले, झूठ? शर्त के अनुसार तुम हार गए। मेरी गप को झूठ बताने पर तुम्हें मुझे 100 रुपए देने थे। लाओ, अब 100 रुपए निकालो। यह सुनकर दोनों का मुंह उतर गया। क्यों उन्होंने तैश में आकर उस गप को झूठी बताया। बेचारों को अपनी जेब में रखे 100 रुपए निकालकर गोनू चा को देने पड़े। कहाँ तो वे दोनों आज बहुत खुश थे कि आज गोनू चा की मिठाई खाई है, और कहाँ खुद उनके वाक चाल में फंस गए। गोनू चा ने 200 रुपए जेब में रखे। गांव समीप आ गया था। गोनू चा वहीं उतर गए। हिरन फिरन लुटे पिटे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तो आज फिर गोनू चा ने अपनी चतुराई से 2 ठगों को मूर्ख बना दिया था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।